अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम बिहेवियरिज्म के अंदर कुछ देखेंगे। बिहेवियरिज्म के अंदर जेबी वॉटसन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो जेबी वॉटसन ने, चूँकि बिहेवियरिज्म लर्निंग से रिलेटेड है तो जेबी वॉटसन ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे लर्निंग से रिलेटेड। जेबी वॉटसन को फादर भी बोला जाता है बिहेवियरिज्म का, और इसके साथ साथ जेबी वॉटसन का जो कंप्लीट नेम है जॉन ब्रोडस वॉटसन है। तो जेबी वॉटसन के नाम से वैसे ये फेमस है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जेबी वॉटसन प्रिंसिपल्स। बिहेवियरिज्म वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1913 विद द पब्लिकेशन ऑफ वॉटसन्स पेपर साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। ये 1913 में स्टार्ट हुआ था बिहेवियरिज्म बेसिकली। इसकी बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद कब इसकी बुनियाद रखी गई थी, क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था बिहेवियरिज्म? ये एक पेपर लिखा था जेबी वॉटसन ने, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। इस पेपर को बुनियाद माना जाता है कि जब बिहेवियरिज्म स्टार्ट हुआ था। बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म के अंदर बेसिकली लर्निंग होती है। उसके बाद लर्निंग इज अ स्टिमुलस रिस्पांस प्रोसेस थ्रू कंडीशनिंग। बिहेवियरिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है? लर्निंग हो रही होती है किसके थ्रू? स्टिमुलस रिस्पांस प्रोसेस थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग होती है। उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? उसके अंदर स्टिमुलस और रिस्पांस इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा, इन दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है जो बिहेवियरिज्म के अंदर जो लर्निंग होती है। क्या होता है इसमें? ऑर्गेनिज्म गेट स्टिमुलस एंड शो सम रिस्पांस अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। वो कोई स्टिमुलस हासिल करता है जो ऑर्गेनिज्म होता है या इंडिविजुअल होता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली कोई रिस्पांस शो कर रहा होता है। इस तरह लर्निंग हो रही होती है। तो देखते हैं जी, प्रिंसिपल देखेंगे हम जेबी वॉटसन के, जो इन्होंने 9 प्रिंसिपल दिए थे लर्निंग के, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही देखेंगे, बाकी फिर दूसरी वीडियो में देखेंगे। उन प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हमें इस एक्सपेरिमेंट को समझना होगा, इस एग्जाम्पल को समझना होगा, फिर उसको हम अच्छे से समझ सकेंगे जो प्रिंसिपल उसने दिए थे। ये लंबा सारा है एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आप खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ लें इसको। इसमें एक बच्चे के सामने एक बॉक्स रखा जाता है। उस बॉक्स वो बॉक्स ऐसा होता है कि जिस पर एक बटन लगा होता है, उस बटन को दबाकर अगर उस बॉक्स को खोला जा सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? बच्चे को दिखा दिया जाता है बॉक्स को खोल के, उसके अंदर कैंडीज पड़ी हुई हैं। छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है कि इसके अंदर कैंडीज पड़ी है, अगर आप इसको खोलोगे तो आपको कैंडीज मिल जाएंगी। उसके बाद उसके सामने बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद उसके सामने रख दिया जाता है। तो वो जब पहले कोशिश करता है उसको खोलने की, वो नहीं खोल पाता, उसको नहीं पता, मतलब उसकी लर्निंग नहीं हुई कि इस बटन को दबाएंगे तो प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा ये बॉक्स। अब वो क्या करेगा बच्चा? यहाँ पर कहा गया कि वो अपनी पहले वाली जो लर्निंग उसकी हुई हुई है डिफरेंट चीजों को लेकर, जिस डिफरेंट जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उनको यूज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने खिलौनों के साथ करता था, कभी उनको उठा के फेंक देता था, कभी उनको घसीटता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। ये उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं। यहाँ पर वो उस बॉक्स के साथ भी यही कुछ करेगा। जब उससे नहीं खुलेगा, क्या करेगा? ही पिक्स अप द बॉक्स। ये नंबर 1 बता रहा है। ही पाउंड्स इट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर मारेगा। ही ड्रैग्स राउंड एंड राउंड, वो उसको घुमाता रहेगा। ही पुशेस इट अप अगेंस्ट बेसबोर्ड। ही टर्न्स इट ओवर, ही स्ट्राइक्स विद हिज फिस्ट। मतलब उसको कभी उठा के फेंकेगा, कभी घसीटेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। ये एक बच्चे की बात बता रहा है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि वो उसको जो, जैसे मैंने पहले बात की, अपने प्रीवियस जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको यूज करते हुए वो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करता है। आखिरकार वो बॉक्स को खोल लेता है। ठीक है जी। पहली दफा वो खोलता है, काफी ट्रायल्स के बाद, काफी मेहनत के बाद उसको काफी टाइम लग जाता है। उसके बाद दोबारा वो खोलेगा, उससे कम टाइम लगेगा। उसके बाद दोबारा खोलेगा, उससे भी कम टाइम लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 1 या 2 सेकंड्स के अंदर बॉक्स को खोल लेता है, यानी कि उसकी लर्निंग हो चुकी होती है कि बॉक्स को किस तरह से खोलना है। ये था उसका एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर उसने 2 टर्म्स दे दी थी, 2 प्रिंसिपल दिए थे। यहाँ पर 2 बताए गए हैं, लेकिन टोटल इसके 9 हैं। हम इन दो ही को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर उसने बताया था फ्रीक्वेंसी और रिसेंसी, 2 प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है जी। इन प्रिंसिपल्स को हम आगे देखते हैं। इस यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द एक्ट दैट इज परफॉर्म्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली परसिस्ट व्हाइल द रेस्ट डाई अवे। यानी कि जो जो बिहेवियर उसका काम का होगा, जो उसको लग रहा है कि मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये काम कर रहा है, वो दोबारा से होगा। जो बाकी होंगे, जो बाकी जो उसने ट्रायल्स किए थे उनको भूल जाएगा वो। द एक्ट दैट हैज बीन परफॉर्म्ड मोस्ट रिसेंटली इज मोर लाइकली टू अपीयर सूनर इन द नेक्स्ट सक्सीडिंग ट्रायल। जब वो उसने आखिरी दफा बॉक्स को खोला था और जिस मेथड से खोला था, वो कहते हैं कि रिसेंसी का मतलब ये है कि वो वाला जो आखिरी उसने
टेक्निक अप्लाई की थी या बिहेवियर शो किया था या रिस्पॉन्स शो किया था, उसको दोबारा से वो जब अगली दफा ट्रायल करेगा तो उसको रिवाइज करेगा, रिपीट करेगा, इसको रिसेंसी बोला जाता है। ठीक है, जिसको आगे हम डिफाइन इसकी देखते हैं डेफिनेशन। Principle of recency, it states that the more recently a given response to a particular stimulus is made, the more likely it will be repeated। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये वो वाला रिस्पॉन्स जो रिसेंटली उसने परफॉर्म किया था और उसका उससे फायदा हुआ था, ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसी को रिपीट करेगा। जैसे मैंने बॉक्स वाली एग्जांपल दी आपको कि पहले वो ट्रायल काफी करता रहा, कभी कुछ करता रहा, कभी कुछ करता रहा, कभी कुछ करता रहा, कभी कुछ करता रहा, लेकिन बॉक्स नहीं खुला। लेकिन एक टेक्निक उसने ऐसी अप्लाई की, एक मेथड ऐसा अप्लाई किया कि बॉक्स खुल गया। जब अगली दफा वो अप्लाई करेगा, जब अगली दफा वो ट्रायल करेगा बॉक्स को, उसको दोबारा खोलने को बोला जाएगा, तो वो कोशिश करेगा कि उसने मोस्ट रिसेंटली जो हरकत करके बॉक्स खोला था, जो टेक्निक अप्लाई करके बॉक्स खोला था, वही दोबारा से अप्लाई करेगा। ठीक है जी, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी। जो उसने मोस्ट रिसेंटली अप्लाई की थी टेक्निक मेथड, उसको दोबारा से करेगा, या जो रिस्पॉन्स दिया था या जो बिहेवियर शो किया था उसको दोबारा से शो करेगा। Whatever we did last under a given set of circumstances will be what we will tend to do again। हम वही उसको दोबारा करेंगे। If those circumstances are encountered, यानी कि अगर वही circumstances हमें दोबारा से मिल जाते हैं तो हम वही करेंगे जो लास्ट में हमने आखिरी दफा उसके साथ किया था। जैसे कि वो बॉक्स के साथ एक दफा उसने खोल लिया, उसको कैंडी मिल गई, अब दोबारा उसको खोलने को बोला जाएगा तो वो कोशिश करेगा लास्ट टाइम उसने जो मेथड या टेक्निक अप्लाई की थी उसको दोबारा से अप्लाई कर दे। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्सरसाइज, इट स्टेट्स दैट द मोर फ्रीक्वेंटली a given response is made to a given stimulus, the more likely the response to that stimulus will be repeated। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर जो स्टिमुलस है बार बार दिया जाएगा, यानी कि जितनी बार उसको दिया जाएगा उतनी ही बार वो रिस्पॉन्स को रिपीट करेगा। जितना उसको जिस हिसाब से स्टिमुलस दिया जाएगा उसी हिसाब से वो रिपीट कर रहा होता है अपने रिस्पॉन्स को। ये है जी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी या एक्सरसाइज, यानी कि जितनी दफा उसको स्टिमुलस मिलेगा उतनी दफा ही उसको रिवाइज करेगा अपने रिस्पॉन्स को, या जितनी शिद्दत से दिया जाएगा उतनी ही शिद्दत से उसको रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और चीज याद रखनी है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी है या प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये अभी तो हमने एक एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इसको देखा है ना, तो ये जहां पर बिहेवियरिज्म की बात आएगी, लर्निंग की बात आएगी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात आएगी, तो इसको हर जगह पे अप्लाई किया जा सकता है। जहां पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होंगे, बिहेवियरिज्म इन्वॉल्व होगा या लर्निंग इन्वॉल्व होगा, इसको हर जगह पे ये वाला जो है प्रिंसिपल अप्लाई होगा। याद रखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ इसी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा तो ये इसी के हिसाब से बात की जा रही है, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन पर। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी में वो क्या करेगा, वो पहले वाला रिस्पॉन्स शो करेगा जो अगर उसी तरह के सर्कमस्टांसेस, उसी तरह के हालात दोबारा से उसके सामने आ गए, तो इसको ये समझ लीजिए कि जनरलाइज करेंगे हम इसको हर जगह पर। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर दी गई थी, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि एक चीज जब स्टिमुलस दिया जाता है उसका जिस तरह से इफेक्ट होगा, जिस तरह से वो असर करेगा, वो उसी तरह से उसकी लर्निंग हो जाती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किसी को दी जाएगी तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा, तो वो उसी तरह से बिहेव कर रहा होगा। अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जाएगी तो उसका इफेक्ट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के हिसाब से होगा, उसी तरह से वो बिहेवियर अपना शो कर रहा होगा कोई बच्चा या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कंसिस्टेंसी इन द यूज ऑफ रीइंफोर्सर्स ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर वो कहता है कि अगर आप टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस को जारी रखना चाहते हैं या इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी शो करना पड़ेगी। किसकी? रीइंफोर्सर्स की। रीइंफोर्सर्स जो हैं अगर आप उसको कंसिस्टेंट रखते हैं तो लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये थे जी जेबी वॉटसन के दो प्रिंसिपल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं और अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।